हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और इसकी प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The human resource planning is a process of forecasting the organization's demand for and supply of manpower needs in the near future. So whenever we talk about human resource planning process, यहाँ पे हम forecasting की बात करते हैं कि हम अपनी organization में देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग अभी अवेलेबल हैं और कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, कौन से स्किल्स के लोगों की हमें ज़रूरत है और किस तरीके से और कौन सी सोर्सेज से हम इन लोगों को हायर करेंगे। सो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अगर आप किसी भी प्रोसेस की बात करते हो तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कि हमें जो भी प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उससे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना होगा। सो द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द मैन पावर प्लानिंग इज टू बी डन शुड बी डिफाइंड प्रिसाइसली। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमें क्या करनी है, मैन पावर प्लानिंग करनी है, तो उससे पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्यों हम मैन पावर प्लानिंग करना चाहते हैं। So as to ensure that a right number of people for the right kind of job are selected. तो अगर हमें मैन पावर प्लानिंग करनी है तो ऑब्जेक्टिव क्यों सेट करेंगे, ताकि हम राइट नंबर ऑफ पीपल लेके आ सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में और वो बेस्ट टैलेंट हो जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आएँ। The objectives can vary across the several department. अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, एचआर। तो सारे ही डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उसके रोल्स और फंक्शन पे बेस्ड उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ही डिपार्टमेंट्स के सेम ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करोगे। जितने आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स उसके फंक्शंस और रोल के हिसाब से डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग करेंट मैन पावर इन्वेंट्री। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप अपनी करेंट मैन पावर इन्वेंट्री को एनालाइज करोगे। कैसे एनालाइज करोगे, पहले आप देखोगे कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके करेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस, उनकी प्रोफिशेंसी, उनकी स्किल्स, ठीक है, उन सबको आप एनालाइज करोगे। ऑल्सो द फ्यूचर वैकेंसीज कैन बी एस्टिमेटेड। अब क्या है, दो तरीके के सोर्सेज होते हैं जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं। एक इंटरनल सोर्स और एक होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमारे करेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टैलेंटेड हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उन्हीं लोगों को आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन दे सकते हो, ना कि आप बाहर से हायर करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेश टैलेंट लेकर आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जो है हायरिंग कर सकते हो फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो जब आप इंटरनली हायरिंग करोगे दैट इज़ नोन एज इंटरनल फ्रॉम विद इन द करेंट एम्प्लॉयज़, और जब आप एक्सटर्नल हायरिंग या एक्सटर्नल सोर्स की बात करोगे तो वहाँ पे आप हायरिंग करते हो फ्रॉम द आउटसाइड। तो हमें क्या है, हमें एक टैलेंट का पूल मेंटेन करके चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी आपकी शॉर्टेज होती है या कोई भी वैकेंसी की नीड अराइज होती है तो आप उसमें से उसको ईजिली फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सो वंस द इन्वेंट्री ऑफ टैलेंटेड मैन पावर इज़ मेंटेन, एक बार आपने टैलेंटेड मैन पावर की इन्वेंट्री मेंटेन कर ली है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम मैच करते हैं। क्या मैच करेंगे, द डिमांड फॉर द मैन पावर अराइजिंग इन द फ्यूचर। जो हमारी डिमांड अराइज हो रही है हमारे फ्यूचर में, उसको मैच करना है हमें सप्लाई के साथ कि कितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं और कितने लोगों की हमें ज़रूरत होगी। दोनों को ही हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। हेयर द रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑफ पर्सनल
for a particular job are matched with the job description and specification. अब यहाँ पे जो भी required skill होगी किसी भी एम्प्लॉय की पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उसको मैच किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन के साथ. जो जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी जॉब आपको करनी है, जो भी रोल आपका जॉब में होगा, और स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए. तो ये दोनों ही वर्ड हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द मैन पावर गैप. तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है, हमने डिमांड और सप्लाई का कंपैरिजन भी कर लिया है. फोर्थ स्टेप में हम एनालाइज करेंगे मैन पावर गैप. So after forecasting the demand and supply, the manpower gaps can be easily evaluated. तो जैसे ही हमने देख लिया कि हमारी फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है और अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हम आसानी से गैप्स को एनालाइज कर सकते हैं. सो इन केस द डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हमने डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर मैच किया है, तो अगर केस ये बनता है कि हमारी डिमांड क्या है, ज़्यादा है हमारी सप्लाई से, दैट मीन्स देयर इज़ अ डेफिसिट. दैट मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, डेफिसिट है, तो उसके लिए हमें नए कैंडिडेट्स को हायर करना पड़ेगा. लेकिन अगर डिमांड जो है वो लेस है आपकी सप्लाई से, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. और फिर क्या होगा अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस है, एंड हेंस द एम्प्लॉयज़ हैव टू बी रिमूव्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, ले ऑफ, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस केस में सो डेफिसिट हो जाएगा, तो हम नए कैंडिडेट्स को हायर करेंगे. लेकिन अगर डिमांड कम है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड क्या है, लेस है देन सप्लाई, तो यहाँ पे सरप्लस हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को हमें रिमूव करना पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं जिनकी नीड हमें नहीं है. तो किस तरीके से हम उन्हें जो है रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनेशन के थ्रू टर्मिनेट कर देते हैं, रिटायरमेंट दे देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, छटनी कर देते हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस तरीके से हम उस सरप्लस को रिमूव करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट प्लान और एक्शन प्लान. तो जैसे ही हमारे मैन पावर गैप को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली. तो इन केस ऑफ अ डेफिसिट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिसिट होता है, तो हमें अभी बताया था मैंने आपको कि अगर डेफिसिट होता है तो हम लोगों को हायर करेंगे. कैसे? रिक्रूटमेंट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है. Whereas in case of a surplus, the voluntary retirement schemes, deployment, transfer, layoff could be followed. तो अगर डेफिसिट है तो हम हायर करेंगे, और सरप्लस है तो हम एम्प्लॉयज़ को रिमूव करेंगे, रिटायरमेंट्स के थ्रू, ट्रांसफ़र के थ्रू, टर्मिनेशन के थ्रू. ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट स्टेप में द ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली फॉर द न्यू जॉइनीज़. ठीक है, ट्रेनिंग सिर्फ हमारे न्यू जॉइनीज़ के लिए नहीं होती, बट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें या फिर उनके स्किल्स को हम अपडेट कर सकें. सो आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट प्लान, द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू इक्विप द न्यू एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ओल्ड वंस विद द रिक्विसाइट स्किल्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब. तो जैसे ही हमारा एम्प्लॉयमेंट प्लान कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू जॉइनीज़ के साथ साथ ओल्ड वंस को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अप टू डेट रह सकें, उनके स्किल्स भी अपडेट हो सकें, और वो और ज़्यादा जो है अपनी स्किल्स को इन्हांस करें अपने पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए. लास्ट स्टेप इज़ अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग. So finally the effectiveness of the manpower planning process is evaluated. अब हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अटेन हुए हैं या नहीं. Here the human resource plan is compared with its
actual implementation to ensure the availability of a number of employees for several jobs. तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लान को हम कंपेयर करते हैं उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ कि जैसा हमने सोचा था क्या उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं. At this stage, the firm has to decide the success of plan and control the deficiencies if any. तो इस स्टेज में जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि उसका प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ और अगर कुछ डेफिशिएंसीज आई हैं तो उसको भी वो करेक्टिव मेजर्स लेके ठीक करने की कोशिश करती है. सो ये थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस, जहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है. उसके बाद हमने अपनी करंट मैन पावर इन्वेंट्री को एनालाइज किया कि कितने लोग हमारे पास हैं और कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, हमें इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए जाना है. नेक्स्ट इज़ फॉरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे हमें मैच करनी थी डिमांड एंड सप्लाई को. उसके बाद हमने मैन पावर गैप्स को एनालाइज किया कि डेफिसिट है तो हमें क्या करना है, हायर करने हैं लोग, और अगर सरप्लस है तो हम उन लोगों को रिमूव करेंगे. फिर हम बनाते हैं एक एम्प्लॉयमेंट प्लान. फिर हम लोगों को क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलप करते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो प्लान था उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी सक्सेसफुल हुई. कोई अगर डेफिशिएंसीज हैं तो हम उसको ओवरकम करेंगे, और इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है. सो ये थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस. सो आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.